तो देख लो बेटा, यहां पे अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। यहां पे क्या करना है जल्दी से नोट करो, मैं कुछ सिखाता हूं आपको। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि वेरिएबल फोर्स की वजह से निकालना है। अपन ने वेरिएबल क्या रहेगा तो पता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे कांस्टेंट की वजह से ही निकालेंगे, जितना आता है उतना करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, अपन को कांस्टेंट की वजह से आता है, कांस्टेंट की वजह से निकालो। कैसे निकाला है वो जरा दिखाता हूं आपको। मैंने कहा भैया वेरिएबल है फोर्स, किसी उल्टे सीधे रास्ते जा रहा हूं, कहीं पे भी जा रहा हूं, यहां लगा है, ये मान लो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो पाथ के टेंजेंशियल है, मैंने मान लिया। तो यहां पे डायरेक्शन ऐसे, यहां पे डायरेक्शन ऐसे, यहां पे डायरेक्शन ऐसे, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो अपन ऐसे स्टेज में क्या करेंगे, एक छोटे से रीजन को पकड़ेंगे बेटा। तो जब भी आप किसी छोटे से रीजन को पकड़ते हो, उस स्टेज में क्या होगा, आपको फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा और एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। भाई जो भी होगा डायरेक्शन मान लो पाथ के अकॉर्डिंग चल रहा है, यहां पे मैंने ऐसे बना दिया, यहां पे ऐसे होगा, यहां पे ऐसे होगा, हर जगह अलग अलग चल रहा है। तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है पार्टिकल, और रास्ते के अकॉर्डिंग अगर चल रहा है तो क्या करेंगे अपन, तो मैंने कहा यार यही डायरेक्शन बना, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और इसी डायरेक्शन मान लो फोर्स आ रहा है। तो अपन यहां पे कहीं पे भी मैं एक बना दे रहा हूं, मान लिया मैंने ऐसे फोर्स बना दिया और एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन ले ली। तो पूरे कंप्लीट के लिए तो नहीं, बट छोटे सेगमेंट के लिए तो लिख सकता हूं ना मैं। इतने रीजन में मैं मानूंगा कि जो वेरिएबल फोर्स है वेरिएबल नहीं है, मानने छोटी सी बात कर रहा है तो छोटा हो गया लगभग कांस्टेंट, छोटे से रीजन में कांस्टेंट मान सकते हैं कि नहीं। तो बड़े रीजन का वेरिएबल फोर्स छोटे से पार्ट के लिए अगर अपन देखते हैं तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जा सकता है। तो उस स्टेज में अब अपना पूरा बड़ा सा तो वर्क डन आएगा नहीं, छोटे टुकड़े के लिए देख रहे हैं छोटा वर्क डन आएगा, तो अपन यहां पे लिखते हैं DW, छोटा वाला वर्क डन। ये क्या होगा, फोर्स, और रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट के साथ ही, तो F वेक्टर डॉट ds। अब S लिखना है S लिखो, X लिखना है X लिखो, मैं S लिख दे रहा हूं, इस फॉर्मूले में क्यों भी चेंज करें। लेकिन हमें छोटे वर्क डन से फायदा नहीं, हमें तो बड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो DW बन जाएगा W और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds। अब ds लिखा हो तो ठीक है, ds लिखा हो तो ठीक है, जैसे लिखा हो वैसे करो। जब बात समझ में आ रही है ना वेरिएबल का यूज कैसे करना है अपन ने, आ रही है कि नहीं। वही मैंने वहां पे लिखा था कि वर्क डन अगर अपन वेरिएबल फोर्स के थ्रू देखते हैं तो ये अपन को अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये कोई छोटा सा रीजन ले लो आप, ठीक है, और उस छोटे से रीजन में फोर्स देख लो आप। तो उस पर्टिकुलर रीजन में अपन उस फोर्स को क्या मान सकते हैं बेटा, कांस्टेंट। तो अगर अपन उतने रीजन में कांस्टेंट मान सकते हैं तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, फोर्स तो पूरा लिया, जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट था उसको ds लिख दिया, क्योंकि छोटा ही लिया ना अपन ने, तो उससे छोटा वर्क डन मिलेगा। छोटा चाहिए नहीं, अपन ने पूरा चाहिए, इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड, DW का W हो जाएगा, ये F डॉट dx हो जाएगा। अब जो रेंज आ जाए उसका अपन यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला भी दिमाग में रखो जो अपन ने थोड़ी देर पहले निकाला था। देखो कैसे काम बनाएंगे अपन। अरे यार ये डायरेक्शन कोई एक्स में थोड़ी ना दिख रहा है, और ये भी एक्स में नहीं दिख रहा, अलग अलग सेक्टर हो सकते हैं। तो ये हो सकता है बेटा फोर्स के तीनों डायरेक्शन में वैल्यू आ जाए और डिस्प्लेसमेंट की भी तीनों डायरेक्शन में वैल्यू आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम लिखे एफ वेक्टर को एफ एक्स आई कैप के साथ, एफ वाई जे कैप के साथ,
और Fz तीनों कंपोनेंट के फॉर्म में वही लिखना पड़ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि यार डिस्प्लेसमेंट भी अपन ने लिखना पड़े तीनों कंपोनेंट के फॉर्म में, dx i कैप dy j कैप एंड dz k कैप। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। मैं हो सकता है कि नहीं? अरे मैं टेढ़ा जा रहा हूं ना, तो एक्स में तो नहीं है ना, वाई में भी जा सकता हूं। हो सकता है मैं ऐसे चला जाऊं, तो एक्स में भी गया, वाई में भी गया, जेड में भी गया। अब मान लो हो सकता है फॉर्मूले में ऐसे जा रहा, ये ऐसे जा रहा, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, ऐसे भी तो पॉसिबल है। तीनों स्टेजेस को अपन ऑब्जर्व करेंगे तो एक्स के स्टेज को अलग देखेंगे, वाई के स्टेज को अलग देखेंगे और जेड के स्टेज को अलग देखेंगे। तो अभी नोट मत करो, स्लाइड ला रहा हूं मैं आपके सामने, फिर देख लेना, क्योंकि फिर डॉट प्रोडक्ट करना है, गंदा हो जाएगा, जगह है नहीं अपने पे। तो जो नई स्टेज में अपने पास रिजल्ट बन के आने वाला है वो देखो जरा आपका क्या होगा। देखो जल्दी से। तो मैंने कहा यार एक्स अपन ने लिख लिया था और डीएस भी अपन ने लिख ही लिया। अपन अगर इसका डॉट प्रोडक्ट करने बैठे तो एक्स वाले का भाई आई का आई के साथ करते हैं और जे वाले का जे के साथ करते हैं और के वाले का कोई दिक्कत तो नहीं है, कर दो इनको मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी एक्स, ये क्या हो जाएगा एफ वाई इंटू डी वाई, ये क्या हो जाएगा एफ जेड इंटू डी जेड। तीनों फॉर्मूले लिखे, लेकिन इनसे डी डब्ल्यू मिलेगा। अपन ने फुल चाहिए चौड़ा वाला, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल वर्क आएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, एफ वाई इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन और एफ जेड इंटू डी जेड का। अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बातें होंगी, क्यों? ग्राफ अपन ने ऐसे तो बनाया था, तो कोई तो एक स्टार्टिंग पॉइंट था और कोई तो एक फाइनल पॉइंट था। तो स्टार्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स का और ये फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट, स्टार्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट वाई का, फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट वाई का, स्टार्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट जेड का और फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी जेड का। यहां तक नोट करो। अब देखो जरा अपन प्रैक्टिस करते हैं इसमें कैसे करना है। तो ध्यान रखना अपन ने इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, फॉर्मूला ही इंटीग्रेशन का बन गया। हो गया फ्रेंड्स? अभी कोई दिक्कत है क्या? देवेंद्र, चलो ठीक है, बढ़ते आगे। देखो जरा क्या हुआ, तो अपने सामने रिजल्ट तैयार है। अब अपन इसमें आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के स्टेज में क्या, एक छोटे से न्यूमेरिकल सेक्शन को लेके आते हैं। आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा, एकदम से स्पीड अप होने की कोई बात नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। लिखो, ये 4x और y दोनों के हिसाब से बदल रहा है। क्या लिखा है, 4x i कैप 3y j कैप। न्यूटन का एक फोर्स है जो कि लग रहा है किसी एक पार्टिकल पे, जो मूव कर रहा है इन x डायरेक्शन फ्रॉम ओरिजिन टू x इक्वल टू 5 मीटर तक। अब ये देखो, इसने डिसाइड कर लिया सिर्फ f को चेंज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट फिक्स कर दिया इसने। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ कहां जा रहा है, x के डायरेक्शन में, फोर्स बदल रहा है, बस इतनी सी तो बात है। धीरे धीरे सब बदलेगा, देख लो जो भी। तो अपन ने वर्क डन निकालना है, क्या है जल्दी से निकालो।
तो जो f की वैल्यू लिखी मैं एक बार दोबारा लिख रहा क्योंकि सॉल्व तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो f इक्वल टू लिखा है 4x i कैप एंड 3y j कैप। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? कर लिया कि नहीं? ये पार्टिकल जा कहां रहा? x में, y में तो जा नहीं रहा। तो ds जो आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा, बहुत अच्छी बात, जो आएगा वो कितना आएगा देखो आप, दिस इज dx i कैप, dy में है ही नहीं तो क्यों लिखें, तो 0 dy लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट हुआ पूरा कि नहीं? जल्दी नोट करो। अब dy आएगा 0, तो कोई बात नहीं, 0 के साथ तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है वैसे भी। सेकंड आ रहा, चलो बढ़िया, मिटाता हूं इसको आगे। क्वेश्चन नहीं लिख पाए, अभी थोड़ी देर में लिख लेंगे। तो मैंने कहा वॉगडन तो लिखना ही पड़ेगा ना अपन ने, तो W पे आएंगे, तो पहले dW बनेगा। तो dW इक्वल टू 4x इंटू dx, यही बनेगा कि नहीं? I का I के साथ कर दिए। अब J में तो ये लुटा पुटा 0 धरा हुआ है, तो 0 के साथ कुछ करोगे तो कुछ बचेगा थोड़ी ना, तो प्लस 0 ही रहेगा। तो जो dW आएगा ना अपने पास, लो यार जी तो गलत बात है, तो मैथ की हो पता नहीं क्या क्या करते बताओ। तो dW की जो वैल्यू आई ना अपनी, वो देखो कितनी आ रही है, 4x इंटू dx। हमें W निकालना है, W मतलब इंटीग्रेशन, तो 4 इंटू एक्स इंटू dx का करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। अबे कहां से कहां तक बोला है उसने? x इक्वल टू ओरिजिन यानी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5, तो अपन ने 0 से लेके 5 तक जाना है बस। क्लियर है? तो मैंने कहा ये क्या लिखा है एग्जैक्टली, वो जरा समझते हैं, फिर मैं लिखता हूं इसको मिटा के अच्छे से। तो पहले समझ में नहीं आया, लिखा गया तो समझ में कैसे करेंगे। जो लिखा है एग्जैक्टली दोबारा लिख रहा, 4x इंटू dx। इंटीग्रेशन करूंगा मैं इसका, कहां से कहां तक? 0 से 5 तक। देखो ये लिखा है x का मतलब इसकी पावर हुई 1। ठीक है, यहां पे भी कांस्टेंट बाहर ही निकाल लेते अपन, रखते नहीं अपने साथ। तो जो वॉगडन आएगा उसमें W इक्वल टू जो 4 है पहले कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, अंदर रह गया x की पावर 1 इंटू dx, 0 to 5। अब देखो बेटा, x की पावर n का इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये बताया था इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला लगाएंगे अपन। तो 4 टाइम्स ऑफ x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 to 5। ये देखो 2 बनेगा, तो ये बाहर निकाल दो आप, तो दिस इज 4 बाय 2, x की पावर 2, यहां पे क्या आएगा 0 to 5। ठीक है, फिर मैंने कहा था ये फॉर्मूला बन गया अपने पास थर्ड वाला, fx और gx का आया था, लिमिट लगाई थी ऐसे भी, बस वो लिमिट लगाना सीखो आप। तो ये तो कट जाएगा, 2 बचेगा, ये क्या बचा? एक्स स्क्वायर 0 to 5। मैंने कहा लिमिट देखो बेटा कैसे डालते हैं। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट है बाहर ही रखेंगे, लिमिट पे आते हैं। जो x लिखा है उसकी जगह हायर वाली वैल्यू डाल दो, तो 5 का हुआ होल स्क्वायर। क्लियर है? फिर लगाओ माइनस का फॉर्मूला, फिर x की जगह ये लोअर वाली वैल्यू डालो तो 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे 25 25 दूनी 50, तो 50 इज आंसर। जिनका 20 50 आ रहा था, 20 और 25 आ रहा था, गलत है। समझ में आया? आसान है, सबका हो गया। इंटीग्रेशन नहीं करेगा? चलो ठीक है, देखो सिंपल है, कुछ कठिन नहीं था। ये वाला एग्जाम में नहीं आएगा, तो सिंपल आता है कि थोड़ा मेहनत करवाएंगे वो एग्जाम वाले। नीट में भी नहीं आएगा ये पक्का, इसके ऊपर ही आएगा, जिसमें दोनों वेरिएबल हो वही आएगा, एक का नहीं आएगा।
देखो जल्दी से नोट करो, ये तो मैं सिखाने के लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं। बिठा दे, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। बताया था मैंने जिस दिन इंटीग्रेशन पढ़ाया था, ग्राफ का जो एरिया होगा एक्सिस सिस्टम में बन रहा होगा उसे अपन काउंट करते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में। अभी टाइम कितना हो रहा है? क्या 8:42? अरे बहुत टाइम है। अरे 42 का मतलब लगभग 20 मिनट ही मानो। लिखो जरा, जो इंटीग्रेशन कम होता है ना ये डिसाइड करता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये पता है कि नहीं? सबको पता होगा, मैंने लिखवाया भी था। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन यही होती है। डिफरेंशिएशन क्यों यूज करते हैं? टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ द कर्व। इंटीग्रेशन क्यों यूज करते हैं? टू कैलकुलेट एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो यहां पे अगर अपन ने धोखे से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाया तो उसका जो एरिया होगा ना वही अपन को पूरा कंप्लीट वर्क डन दे देगा। फ्रेंड्स कोई दिक्कत है क्या? ठीक, हो गया। बढ़ते अपन आगे। ये रिजल्ट बिल्कुल दिमाग में रखना है, अच्छे से, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट, एरिया अबव द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस जो अपन ने नापना है। ये मान लो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होता तो वर्कडन ही तो देगा इसका एरिया, लेकिन जो एरिया अपन एक्सिस सिस्टम में ऊपर नापेंगे वो कैसे लेते हैं? पॉजिटिव। और जो नीचे नापते हैं वो, देखो जल्दी से, एरिया अबव द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड एरिया बिलो द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। ये सेकेंड पॉइंट है। अब आप देखो कहीं पे भी क्या होता है कि जहां पे दो चीज निकालना आसान लगे, इंटीग्रेशन निकालना आसान लगे उससे कर लो, कहीं एरिया निकालना आसान लगे तो वहां से कर लो। क्वेश्चन है, आपने जहां से मजा आ जाए वहां से कर लो। अब मान लो ग्राफ उसमें खुद ही दे के रखा हो तो अपन इक्वेशन बनाएंगे, तो सीधा एरिया निकालेंगे और निकल लेंगे आगे। तो डिपेंड करती है कंडीशन आपको कहां कैसे दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्व कर सकते हैं। हो गया बेटा? क्लियर है? नोट किया? अगला क्वेश्चन अपन इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, बट मैं एरिया के अकॉर्डिंग करूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए एरिया वाले पार्ट को इस्तेमाल कैसे करना है। क्लियर है कि नहीं? तो देखते हैं, जिन लोगों को चाहिए इंटीग्रेशन से करने का वो वही लोग इंटीग्रेशन से करें जिनको एरिया अच्छे से निकालना आता है। मतलब मैथ्स वाले कर सकते हैं इंटीग्रेशन यूज करके, बाय वाले सीख लो क्योंकि अभी अपन सीखने वाली स्टेज पे है। देखो ये क्या लिखा, अ फोर्स 0.5x, ये x का वेरिएबल हो गया, प्लस 10, तो ये फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो दिख नहीं रहा यार, लाइट का स्पॉट आ रहा है, यही आ गया एग्जैक्टली। देखो मैं यहां लिख दे रहा, ये जो वैल्यू लिखी है वो लिखी है F इक्वल टू 0.5x प्लस 10। ठीक है, ये लग रहा है पार्टिकल पे,
पार्टिकल फिर चलेगा। वर्क डन निकालना है अपन ने ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। पार्टिकल अभी भी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में गया, कहां, बस, और कहीं जा ही नहीं रहा। अच्छा, यहां पे ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है, सिंपल है। और क्यों आ सकता है, क्योंकि इसमें एक टर्म उन्होंने यूज किया कांस्टेंट, तो आप कंफ्यूज ना हो बस इसके चक्कर में। ये ग्राफिकली भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मिटा दो इसको, जल्दी सॉल्व करो। जिसको अच्छा जैसे करना वैसे कर लो, इंटीग्रेशन से आते इंटीग्रेशन से कर लो, फिर एरिया वाला सेकंड मेथड भी कर लेना, जल्दी से करो, इंटीग्रेशन से आसान है। ये 10 कहां मानेंगे, x में, y में, z में, कहां मानेंगे इसको? देखते देखो, अगर ये फोर्स में कोई और डायरेक्शन होता, सुन लो आप अच्छे से, तो उसके लिए लिखा होता। तो ये सिर्फ x लिखा है ना, उसके बाद y और z तो लिखा नहीं, इसका मतलब फोर्स सिर्फ x में ही है, ये ध्यान रखना पड़ता है। 1 चलो देख ले रहे 1। देखें जरा क्या आएगी वैल्यू। मैंने कहा मैं तो ग्राफ से करूंगा भैया। ग्राफ कैसे बनेगा, याद है किसी को? जो कहेगी इक्वेशन लिखी, स्ट्रेट लाइन, याद आ रहा? कोई याद नहीं, पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे। कैसे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसी, तो इसको अपन y मान लेंगे, x को x मानने की जरूरत नहीं है, m मानेंगे 0.5 को और c मानेंगे 10 को। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है ये एग्जैक्टली। y में बना रहा ऊपर, x बना रहा है यहां, लेकिन y बना जरूर है, ये अपने मन में माना मैंने, हकीकत में नहीं। यहां पे तो ऐसे लिखूंगा मैं, ठीक। ये तो बस लिखने का तरीका है। इससे पता लगा यार ये m की वैल्यू 0.5 आ रही है, स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप मतलब ढलान चढ़नी पड़ेगी, तो चढ़ेंगे ऊपर की तरफ। कांस्टेंट क्या है, c 0। तो जब x 0 हो तो x की वैल्यू 10 आएगी, आएगी नहीं, तो 10 से लेना चढ़ा देना। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? ये अपना ग्राफ बन के तैयार। तो ये वैल्यू अपन 10 लिखेंगे। कहां तक चलना, कितने टाइम तक या कितने डिस्प्लेसमेंट तक? 2 तक है, 2 ले लो। ये कितना था, 0, 0 ले लो। इस लाइन को सीधा ऐसे खींचो, क्योंकि इस पूरे रीजन में तो 10 का 10 ही रहेगा। अब आपको 2 सेकंड बाद चाहिए, तो फोर्स निकाला आपने, एक एक करके देखो। अब एट x इक्वल टू 0 वैल्यू मिल गई, ठीक, वो 10 है, उसी को अपन ने इंटरसेप्ट बोला। लेकिन 2 सेकंड पे फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? देखो जरा कितना हो जाएगा, ये तो यही रहना है। तो 0.5 इंटू 2 प्लस 10 बराबर 11। तो 10 तो ये है, 11 ये वाला पॉइंट होगा।
अब वो हमारा ग्राफ गलत बना, 10 छोटा लग रहा और एक लाइन इतनी बड़ी होगी, कोई बात नहीं। तो ये जो डिफरेंस आएगा 11 से 10 घटाओगे 1 का ही आएगा बेटा, आएगा कि नहीं आएगा? तो कोई अगर चाहे तो ट्रेपेजियम का सीधा बना के सीधा फॉर्मूला मान सकता है, जिसको नहीं आता वो ये देख ले यार, इस वाले पार्ट का एक एरिया निकाल लो, A1 और एक इसका निकाल लो A2, दोनों को जोड़ दो वर्गडन आ जाएगा। ये उनके लिए फायदा है जिनको इंटीग्रेशन में कठिनाई होती है। ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, ट्रेपेजियम का निकाल दो, कंफ्यूजन का चांस नहीं, जल्दी हो सकता है। तो देखो पहला वाला एरिया A1 क्या आएगा, बेस 2 का, हाइट 10 की, तो 2 into 10 बराबर 20। ये वर्गडन देगा, फोर्स का है इसलिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो अपन ने जूल लगाया। सेकंड वाले का एरिया देखो A2 कितना आ रहा, तो बेस कितने का है, 2 का, हाइट कितनी है 1 की, लेकिन ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो पूरा ये इकट्ठा लिखता है 1/2 पहले फॉर्मूले का, बेस लेंथ 2, हाइट 1, तो जोड़ेंगे तो कितना रहेगा 1 जूल। क्लियर है कि नहीं? तो टोटल एरिया जो आएगा ना नेट, हाँ तो ए नेट आ जाएगा अपन ने A1 प्लस A2 इक्वल टू 21। क्लियर है? ये देगा क्या, वर्गडन देगा, तो दिस इज इक्वल टू वर्गडन। किसी ने मान लो इंटीग्रेशन से करना, मैं ऐसे नहीं करूंगा, तो इंटीग्रेशन से एक लाइन में हो सकता है, वो भी देखो आप सेकंड मेथड